हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का इनकम मेथड। चैप्टर नंबर 4 है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इनकम मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इनकम मेथड होता क्या है? ये सेकंड मेथड है जो हमारा आया है किससे, किस लिए आया ये? नेशनल इनकम को कैलकुलेट एस्टिमेट करने के लिए। अब ये इनकम मेथड बना किस चीज से है? कौन से फेज से बना ये बना है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज से। तो इनकम मेथड क्या मेजर करता है? नेशनल इनकम को पर्सपेक्टिव ऑफ फैक्टर इनकम से। इस मेथड के अंदर सारी की सारी जो इनकम हमारे को मिलती है वो रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री से मिलती है उनकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए, और एक साल में, और उनको हम ऐड कर देते हैं ताकि हम नेशनल इनकम को ऑब्टेन कर सके। ठीक है। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग सारी की सारी इनकम्स जो है वो क्या है? ऑल द इनकम्स दैट एक्वायर्ड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो हमारी इनकम आती है उनको हम सम अप कर देते हैं ताकि नेशनल इनकम को हम निकाल सके। अब इनकम मेथड के दो अदर नेम है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और दूसरा आता है फैक्टर पेमेंट मेथड। इनके अदर नेम याद रखिएगा, ये बहुत काम आएंगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और सीबीएसई का पेपर देने में। आगे चलें तो हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। क्या कंपोनेंट्स है हमारे पास फैक्टर इनकम के, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे नंबर 1 पे आता है हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दैट इज COE। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है? ये वो अमाउंट होती है जो पे की जाती है एम्प्लॉयज को। ये वो अमाउंट होती है जो किसको पे की जाती है? एम्प्लॉयज को पे की जाती है एम्प्लॉयर के थ्रू। किस लिए? फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। जो वो प्रोडक्टिव सर्विसेज को रेंडर करते हैं उसके लिए दी जाती है। अब ये इंक्लूड करती है सारे पेमेंट्स को और बेनिफिट्स को जो एक एम्प्लॉय जो है वो रिसीव करता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। वो कहाँ से रिसीव करता है? एम्प्लॉयर से रिसीव करता है वो। मेरी बात समझ आ रही है? ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। आइए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मतलब इसके अंदर हमारे पास क्या आता है? इसके अंदर हमारे पास आते हैं 3 एलिमेंट्स। सबसे पहला आता है हमारे पास वेजेस एंड कैश इन काइंड्स। वेजेस एंड कैश इन काइंड्स। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, देयर इज सम प्रॉब्लम। हाँ जी। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? वेजेस इन वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। फिर आता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एंड देन वी हैव व्हाट? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है। आइए प्रोसीड करते हैं अपने इस टॉपिक की ओर। तो हम पढ़ रहे हैं क्या? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। तो ये क्या इंक्लूड करता है? ये मॉनेटरी बेनिफिट्स को इंक्लूड करता है। मॉनेटरी बेनिफिट्स जैसे कि वेजेस, सैलरीज, बोनस, डीएनएस अलाउंसेस, कमीशंस एक्सेट्रा। अब कोई भी रीएम्बर्समेंट होती है बिजनेस एक्सपेंस की, वो इनकर्ड किया जाए अगर एम्प्लॉय से, तो वो हमारा एक्सक्लूड किया जाता है सीओई में, क्योंकि वो सारे के सारे जो एक्सपेंसेस है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के पार्ट होते हैं। ठीक है। अब अगर हमें, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखे तो हमें इनके जो एलिमेंट्स है उनको इंक्लूड नहीं करना। लेकिन अगर हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दे रखा तो हमने उसके जो एलिमेंट्स है उनको इंक्लूड करना है। उनको हमने इंक्लूड करना है उनको हमने इंक्लूड करना है। ठीक है। अब फिर आया हमारे पास सेकंड, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड क्या है? ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को इंक्लूड करते हैं, जबकि वेजेस एंड सैलरीज इन कैश मॉनेटरी बेनिफिट्स को इंक्लूड करते हैं। जैसे कि रेंट फ्री होम हो गया, फ्री की कार मिल गई, फ्री की मेडिकल एंड
एजुकेशनल फैसिलिटीज मिली, ठीक है, ये सारे। अब इसमें जो है इम्प्यूटेड वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम की एस्टिमेशन के लिए। अब इम्प्यूटेड वैल्यू जो होती है इन बेनिफिट्स को हमने इंक्लूड करना होता है। अब ये इंक्लूड क्या नहीं करती, फैसिलिटीज जो कि नेसेसरी है किसके लिए, वर्क के लिए, काम के लिए, और जो एम्प्लॉय है वो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, यूनिफॉर्म टू बी वॉर्न ड्यूरिंग वर्क ओनली, मतलब यूनिफॉर्म जो है वो डाली जाती हैं सिर्फ काम के वक्त, और जो व्हीकल्स हैं वो यूज किए जाते हैं सिर्फ जब हमें काम पड़ता है व्हीकल्स का तब। अब इन पेमेंट्स को जब हम पे करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, सच पेमेंट जो है वो हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाती है बिजनेस एंटरप्राइज की, ठीक है। थर्ड आया हमारे पास एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम्स, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सोशल स्कीम सिक्योरिटीज के लिए। ये इंक्लूड करता है जो कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉयर्स की। एग्जाम्पल क्या है, कंट्रीब्यूशन किया गया प्रोविडेंट फंड के लिए, लेबर वेलफेयर फंड किए गए, रिटायरमेंट पेंशन जो आती है, ये सारे के सारे हमारे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कहलाते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए। अब इसका एम क्या होता है इन कॉन्ट्रीब्यूशंस का, इन कॉन्ट्रीब्यूशंस का एम होता है सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज, कि ये क्या करते हैं, ये एम्प्लॉयर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हैं। अब कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर थर्ड पार्टी से किया जाए, मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी ने करा एम्प्लॉय को, तो वो पार्ट नहीं होता सीओई का, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्या है, एम्प्लॉयर नहीं है इंजर्ड वर्कर के लिए, ठीक है। अब एनी कंट्रीब्यूशन किया जाता है, अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है एम्प्लॉयज से, कोई भी कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है किससे, एम्प्लॉय से, उनको भी हम इंक्लूड नहीं करते इन इसमें, क्योंकि बिकॉज जो सच पेमेंट जो है वो की जा रही है किसके थ्रू, एम्प्लॉयज के थ्रू फ्रॉम सीओई ओनली, सीओई ओनली के थ्रू की जा रही है, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास रेंट एंड रॉयल्टी, अगर हमें रेंट और रॉयल्टी दे रखे तो हम इसमें लेते हैं उसे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, जो ये मैं आपको रेंट और रॉयल्टी करा रहा हूं, ये हमारा सेकंड कंपोनेंट जो है वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। वैसे हमारा सेकंड जो है वो है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हमारे ये पार्ट्स आते हैं जो अभी मैं आपको कराने जा रहा हूँ। जबकि सीओई के अंदर हमारे पास जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज था उसके अंदर हमारे पास ये तीन एलिमेंट्स आते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश अगर आपको दे रखा है तो आप वो ले लेंगे, या वेजेस एंड सैलरीज दे रखे तो वो ले लेंगे, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड दे रखा है वो ले लेंगे, और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ले लेंगे। लेकिन ये तब लेंगे जब हमारे पास सीओई नहीं दे रखा है। अगर हमें सीओई भी दे रखा है, ये सारी चीजें भी दे रखी है, तो हम सीधा सीओई लेंगे, ठीक है। अगर आप ये ले लेंगे और फिर सीओई को करेंगे तो आपका वो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब सीओई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सबको ऐड करना पड़ता है, जो जो हमें दे रखा है उनको ऐड कर देते हैं, जो नहीं दे रखा था उसको हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आया हमारे पास सेकंड क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस, जो कि है रेंट एंड रॉयल्टी का। रेंट एंड रॉयल्टी क्या है, रेंट क्या है, एक पार्ट है नेशनल इनकम का जो कि अराइज होता है लैंड और बिल्डिंग के ऑनरशिप से। मतलब रेंटल इनकम, मतलब रेंट क्या होता है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी लैंड है, उसके ऊपर कोई और पर्सन वर्क कर रहा है, मतलब काम कर रहा है, आपकी बिल्डिंग है मान लीजिए, उस पर कोई काम कर रहा है, तो आप उसे रेंट लेते हैं, एक तरह से मनी लेते हैं। अब रेंटल इनकम जो है वो एक्चुअल रेंट्स को भी इंक्लूड करता है और इम्प्यूटेड रेंट्स को भी। मतलब एक्चुअल रेंट्स वो होते हैं रेंट ऑफ लेट आउटलैंड, मतलब जो लैंड से की जा रही है, और इम्प्यूटेड रेंट वो रेंट होता है जो हमारे को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, मतलब जो हमारी खुद की प्रॉपर्टीज है उससे मिल रहा है। अब इम्प्यूटेड रेंट जो है ऑनर का, वो ऑक्यूपाई किया जाता है हाउसेस के लिए, जो कि कैलकुलेट किया जाता है मार्केट रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस में, ठीक है। अब रॉयल्टी जो है, रॉयल्टी क्या है, वो इनकम है जो रिसीव की जाती है लीजिंग राइट्स को ग्रांट करने के लिए, ठीक है। अब ये ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स का मतलब क्या है, ये किसके हैं, सब ऑयल एसेट्स के, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक ओनर था मिनरल डिपॉजिट का, जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैसेस होगी, आयरन ओर हो गया,
ठीक है, इनका एक ओनर था, वो अर्न कर सकता है इनकम को इन माइनिंग के राइट्स देके कॉन्ट्रैक्टर्स को। जो कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक। नेक्स्ट आया हमारे पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? वो अमाउंट है जो हमारे पास आती है एक प्रोडक्शन यूनिट को लैंड करने या मतलब उसको करने के बाद। अब ये दोनों इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हैं, एक्चुअल इंटरेस्ट और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट को। अब इम्प्यूटेड इंटरेस्ट जो होते हैं वो फंड्स के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं एंटरप्रेन्योर से। अब जो इंटरेस्ट इनकम है वो इंक्लूड करता है इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि हमें प्रोडक्टिव सर्विसेज से मिलता है। अब क्या होगा, सर इतनी गंदी थ्योरी है, क्या करें? बेटा देखो, न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल्स में आपका क्या होएगा, इसमें न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना है, इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। मतलब न्यूमेरिकल्स में नहीं, न्यूमेरिकल्स में आपको सीओई निकालना है। सीओई के लिए हमें ये सिर्फ इसकी मेन मेन हेडिंग लेनी है। अगर आपको कहता है कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड, तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। इसके एग्जांपल्स बेशक से मत देना, एग्जाम्पल्स बेशक से मत देना, बस उसके बारे में बता दो कि ये क्या क्या होता है। जैसे रेंट एंड रॉयल्टी में रेंट की डेफिनेशन दे दी कि रेंट इज द पार्ट ऑफ द, यहाँ तक दे दी लैंड एंड बिल्डिंग तक, ठीक है। रॉयल्टी की आप दे देंगे पूरी, रॉयल्टी की तो पूरी देनी पड़ेगी। अब जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में सिर्फ उसकी अमाउंट यहाँ तक दे दो, ये वाली जो मैंने अभी सिलेक्ट करी, वो वाली सिर्फ, ठीक है, बेशक बाकी का मत दो, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे किया जाता है गवर्नमेंट से पब्लिक के डेब्ट पे, और इंटरेस्ट पे किया जाता है कंज्यूमर से। जैसे कि इंटरेस्ट पे किया गया लोन पे किसके लिए? कंजम्पशन पर्पसेस के लिए। या फिर इंटरेस्ट पे किया गया एक फर्म से दूसरे फर्म पे, और इसको हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है प्रॉफिट्स के अंदर, तो जो कि हमने पे कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में भी हमारे पास तीन जो है वो आ जाते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? ये रिवॉर्ड होता है एंटरप्रेन्योर के लिए गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। प्रॉफिट के अंदर हमारे पास थ्री थिंग्स क्या आते हैं, थ्री पर्पसेस कह सकते हो, थ्री एलिमेंट्स कह सकते हो, क्या आते हैं? पहला आता है कॉर्पोरेट टैक्स। ये क्या होता है? ये डायरेक्ट टैक्स होता है जो पे किया जाता है एक एंटरप्राइज से गवर्नमेंट को ऑन द टोटल प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है। अब इसको हम प्रॉफिट टैक्स या बिजनेस टैक्स भी कहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स का अदर नेम क्या है? प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स। अब इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको कॉर्पोरेट टैक्स की जगह वो प्रॉफिट टैक्स भी दे सकता है, बिजनेस टैक्स भी दे सकता है, ठीक है। अब डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है? आपने कॉमर्स वालों ने पढ़ा होगा डिविडेंड क्या होता है। ये वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो पे किया जा चुका होता है शेयर होल्डर्स को उनकी शेयरिंग होल्डिंग रेशो के अंदर। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। अब अगर डिविडेंड जो है वो एक फर्म से दूसरे फर्म को पे किया जाता है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होता है, ठीक है। फिर आया रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है? ये पार्ट होता है किसका? प्रॉफिट का। क्या है ये? प्रॉफिट का पार्ट है, हमें भी पता है, जो कि हम रखते हैं अनएक्सपेक्टेड कॉन्टिजेंसीज को बचाने के लिए, बिजनेस के एक्सपेंशन से बचाने के लिए। इसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, या सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी कहते हैं, या फिर रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं। अब रिटेन अर्निंग का क्या आ सकता है? रिटेन अर्निंग लिखा आ सकता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ सकता है, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर या रिजर्व एंड सरप्लस इतना ये नहीं लिख के आता है, ठीक है। अब इन शॉर्ट देखें तो प्रॉफिट जो है हमारा वो किसके इक्वल है? वो हमारा इक्वल है किसके? कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है लास्ट, उसको कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट जैसे आपको दिख चुका है वो है मिक्स इनकम। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो हमारा सीओई था उसके अंदर हमारे पास आए थे तीन। क्या आए थे? तीन। पहला क्या था हमारे पास? वेजेस या सैलरीज इन कैश। दूसरा था वेजेस या सैलरीज इन काइंड। और तीसरा था हमारा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है। अब इसी के साइड पे मैं बता रहा हूँ ऑपरेटिंग सरप्लस में, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको ये शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी। ऑपरेटिंग सरप्लस में भी हमारे पास क्या है? हमारे पास इसमें आया क्या? रेंट एंड रॉयल्टी। उसमें कोई पार्ट नहीं है तो उसको हम डायरेक्ट ले लेंगे, ठीक है। फिर आया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें डायरेक्ट दे रखा होगा, हम वो ले लेंगे। फिर हमें दे रखा होगा कॉर्पोरेट सॉरी, फिर हमें लेना आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट में ध्यान रखिए, प्रॉफिट में हमारे पास थ्री पार्ट्स हैं इसके भी।
एक है डिविडेंड, एक आ गया हमारे पास डिविडेंड के बाद कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, एक आ गया हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, क्या आ गया, रिटेन्ड अर्निंग। तो प्रॉफिट में हमारे पास ये तीन चीजें। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट नहीं दे रखा, अगर हमें प्रॉफिट नहीं दे रखा तो हम डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग जो भी हमें इन तीनों में से दे रखा होगा उसको हम इंक्लूड कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब चलते हैं मिक्स्ड इनकम में। मिक्स्ड इनकम में कुछ नहीं होता, मिक्स्ड इनकम सिर्फ एक ही चीज है जो आपको गिवन होगी। मिक्स्ड इनकम आपको क्या होगी, गिवन होगी, ठीक है। तो मिक्स्ड इनकम क्या है, मिक्स्ड इनकम बेसिकली इनकम है एम्प्लॉयर्स, सेल्फ एम्प्लॉय, बेसिकली क्या है मिक्स्ड इनकम हमारी, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। अब ये इनकम है जो ऑन अकाउंट वर्कर्स से जनरेट की जाती है। इसमें कौन कौन आता है, जैसे कि फार्मर्स हो गए, बार्बर्स हो गए ये, और जो अन इनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेज जैसे कि रेंटल ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर हो गए, स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, वो, ठीक है। अब ये टर्म किस लिए यूज की जाती है, ये इसलिए यूज की जाती है इनकम के लिए जो इसके पास एलिमेंट्स है मोर देन वन टाइप ऑफ फैक्टर इनकम, जिसके पास एक फैक्टर इनकम से ज्यादा है, ठीक है। अब जो मिक्स इनकम है वो प्रोडक्टिव सर्विसेज से अराइज होती है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए। वो इनकम जो है उसको हम क्या करते हैं, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स के अंदर लेते हैं, और इन एलिमेंट्स को हम सेपरेटली ऐड नहीं करते। फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम ऑफ अ डॉक्टर रनिंग ऑन क्लिनिक एट हिज रेजिडेंट, उसको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हमें एनडीपी एट एफसी पे जाना है, एनडीपी एट एफसी पे जाना है, बेसिकली जो हमारा डोमेस्टिक इनकम है, न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगा, ये डोमेस्टिक इनकम होता है हमारा, मतलब इस फॉर्मूले से हमारा, जैसे हमने वैल्यू एडिट से निकाला था क्या, जीडीपी एट एमपी, तो हमारा इससे क्या निकलता है, एनडीपी एट एफसी निकलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ऐड करना पड़ता है ऑपरेटिंग सरप्लस को और मिक्स्ड इनकम को। अगर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा तो हम रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को लेते हैं, और अगर हमें प्रॉफिट भी नहीं दे रखा तो हम डिविडेंड, और डिविडेंड हो गया हमारा, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया, उसको हम इंक्लूड करते हैं प्रॉफिट की जगह, ठीक है। ये बात समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टेप्स और प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, और फिर हमारी जो लास्ट वीडियो होगी इस इनकम मेथड के लिए वो होगी न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एट योर होम।